नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बता देते हैं, राम मंदिर को लेकर है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत तेज रफ्तार पकड़ रही है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया, जिस पर अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार किया है। क्या पलटवार किया उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से, जहां निगम मंडल में नियुक्तियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पद सौंपा जाएगा। निगम मंडल में नियुक्तियों के सहारे भाजपा क्षेत्रीय समीकरण साधने की जुगत में भी है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, जहां भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और राजधानी रायपुर के जैनम भवन में लोकसभा योजना को लेकर अहम बैठक चल रही है। तो तीन खबर सबकी नजर में, इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये मसला क्या है, मुद्दा क्या है। और सबसे पहले नजर हम डालेंगे, डर रहे बरकरार, क्या वाकई जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, लेकिन उसके पहले अगर राम मंदिर को लेकर देखें तो सियासत तेज रफ्तार भी पकड़ रही है। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया। ओवैसी ने अपने एक भाषण में राम मंदिर पर निशाना साधते हुए मुस्लिम नौजवानों से मस्जिद को आबाद रखने की अपील कर दी थी। इस पर अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार किया है। उन्होंने ये कहा कि यह ओवैसी का डर दिखाता है और भगवान करे कि उनका डर बरकरार भी रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि अगर हमें मस्जिदें तोड़कर मंदिरों को बनाना होता तो पुजारी ही मस्जिदों की जगह मंदिर बना दिए होते। हमें मस्जिदों पर मंदिर नहीं बनाना है, जहां हमारे मंदिर थे वहां हमें मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाना है। इधर भाजपा का ये आरोप है कि ओवैसी राम मंदिर के अभिषेक को सांप्रदायिक बना रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी ओवैसी के बयानों की आलोचना की है। तो वार पलटवार, ओवैसी ने जिस तरह से बयान दिया, अब लगातार जारी है, सियासत तेज हो गई है। ओवैसी का डर है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं। तो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से ये कहा था कि उन्हें मस्जिदों को हमेशा आबाद रखना चाहिए, और इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया है। तो ओवैसी ये कह रहे हैं कि साजिशें चल रही हैं। ओवैसी के इस बयान पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी का डर दिखाता है। होना ही है, होकर के ही रहेगा और होना ही चाहिए। विवाद जल्दी खत्म हो, जल्दी से इन लोगों को शांति मिले, ताकि जो है ये बार बार इनके मुंह चलाना बंद हो जाए। ये उनका भीतर का डर बता रहा है कि वो कितने कमजोर हैं और कितने निर्दयी हैं। अगर हमको मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाना होता तो इतने मंदिर के जितने पुजारी हैं वो ही अभी तक खत्म कर देते मस्जिदें। हमें मस्जिदें नहीं, मस्जिदों पे मंदिर नहीं बनाने, जहां हमारे मंदिर थे हमें वहां मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाने। अब उनको अगर ये डर है तो भगवान करे उनका डर बरकरार रहे। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ धर्मगुरु चित्रकूट से जुड़ गए हैं राम नारायण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और जिस तरह से ओवैसी लगातार बयान दे रहे हैं, एक तरफ तो 22 जनवरी को जिस तरह से उत्साह पूरे देश भर में दिख रहा है, यहाँ तक कि विदेशों में भी लोग उत्साहित हैं 22 जनवरी को लेकर, लेकिन जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है सियासत भी तेज हो गई है। क्या डर रहे हैं वाकई ओवैसी इस तरह से बयान दे रहे हैं जिस तरह से कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा? ये क्या है कि अब वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन बाकी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, और जिसके आदर्श राम रहे हों, जिसके आदर्श कृष्ण रहे हों, भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त किया, लेकिन वो लंका उन्हीं के श्रेष्ठ हाथों में विभीषण जी के सौंप के आए। और ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा पर विजय प्राप्त किया तो उन्होंने उस पर आधिपत्य न जमा करके स्वयं दे करके उग्रसेन जी को आए। तो हमारी संस्कृति ही ये रही है कि हम श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करते हैं, उसमें उनका भय अपने आप है, लेकिन हमारा सनातन तो मानवता का पुजारी है, और हम अपने मंदिरों, अपने संस्कृत केंद्रों को यदि पुनर्स्थापित कर रहे हैं तो उसमें उन्हें सहयोगी बनना चाहिए, न कि भयभीत होना चाहिए।
बिल्कुल, ये भी कहते हुए ओवैसी, जिस तरह से क्या वाकई ओवैसी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से वो कह रहे हैं बार बार अपने इस्लाम धर्म को क्या बचाने की बात करते हैं, या भारत के इस्लाम का क्या होगा ये उनको चिंता है, इस वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं? इस्लाम की चिंता उनको नहीं है, उनको अपने राजनीति की चिंता है कि यदि मुस्लिम हमारे से अलग हो जाएंगे, जो मुस्लिम के सरताज बनना चाहते हैं, उनको गुमराह करके, उनको धर्म की कट्टरता का पाठ पढ़ा करके अपने राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, वो इससे डर रहे हैं। बाकी भारत का मुसलमान तो समझदार है, वो तो हमारे राम जी के मंदिर बनाने में भी सहयोगी बनता है और उसको ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये कट्टरपंथी स्तर के लोग जो उनके धर्मगुरु हैं, वो उनको दिग्भ्रमित करके, केंद्रित करके संकीर्ण धर्म की शिक्षा दे करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। तो बिल्कुल क्या डर है जो बरकरार रख रहे हैं, ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार किया। दूसरी तरफ त्रिपाठी जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कहें, ये एक तरफ तो ये ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि साजिशें चल रही हैं। इसमें कोई साजिशें नहीं, जो हमारा देश है, हिंदुस्तान है और सनातनियों का ये गढ़ है, संपूर्ण विश्व में हमारे अवशेष विद्यमान है, सारी दुनिया को संस्कृत का पाठ पढ़ाने वाला ये भारत है, जितने भी धर्म हैं सनातन के बाद ही ये सब पैदा हुए हैं। तो हम कोई ऐसा काम थोड़ी करना चाहते हैं, ये उनके अंदर का डर है। उन्होंने किया, क्योंकि उनके संस्कृत को मानने वाले लोगों ने तलवार के बल पे इस्लाम की स्थापना किया, तो उनको ऐसा भय हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो विजय प्राप्त करने के बाद भी श्रेष्ठ को गले से लगाया और सम्मान दिया है, तो ऐसी कोई भय की बात रहनी नहीं चाहिए। लेकिन उनके मन में राजनीतिक लाभ के कारण भय जरूर है। तो राजनीतिक लाभ के कारण भय जरूर है। त्रिपाठी जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये भी कहते हैं कि तो राम हमारे विश्व के आधार हैं, राम नायक हैं, राम प्राण है, लेकिन जो इस तरह से विरोध करते हैं वो कहीं ना कहीं रावण के वंशज रहे होंगे और इस तरह की बातें वो लगातार कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ दो प्रकार की संस्कृतियां रही है, एक आदर्श को मानने वाली, जिसके प्रतीक हैं, हमारे संस्कृति के प्रतीक हैं, राष्ट्र के प्रतीक हैं, भारत माता के विचारों के, भारतीयता के प्रतीक हैं, उसके आदर्श पुरुष हैं भगवान श्री राम, और सकारात्मक चिंतन के प्रतीक है। वहीं पर नकारात्मक चिंतन का प्रतीक रावण है कि रावण ने जो भी किया उसका परिणाम उनके जीवन में क्या आया, और राम जी ने जो किया उनके जीवन में परिणाम क्या आया। दो संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन ही राम और रावण का वास्तविक युद्ध है, और वे उसी विचारधारा को मानते होंगे, इसलिए घबराते हैं। बाकी वहां भी तो विभीषण थे और राम जी के साथ में आकर के उन्होंने न्याय का साथ दिया। जी त्रिपाठी जी, क्या वही समझे वो त्रेता युग जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, कुछ लोग विरोधी थे उस समय भी राम जी के, तो क्या कहेंगे इस बार भी यही सब हो रहा है, एक बार फिर से विरोध की तस्वीरें, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का समारोह पास है? एकदम बिल्कुल सही है, ये सदा से दो प्रवृत्तियां विद्यमान रही, आस्तिक और नास्तिक। राम को मानने वाले और रावण को मानने वाले थे, देव मानने वाले और दानव मानने वाले, दो प्रकार की संस्कृति विचारधारा का युद्ध तो सनातन काल से चला आ रहा है। उसमें विजयश्री तो उन्हीं की प्राप्त होती है जो राम के चरित्र और सनातन धर्म को मानते हैं, और सनातन धर्म विश्व में स्थापित होने वाला है। इसलिए तो इंडोनेशिया की महारानी ने भी 25,000 अपने मुस्लिम अनुयायियों के साथ उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया। कुछ विशेषता रही होगी तभी तो स्वीकार किया उन्होंने। तो कुछ विशेषता रही होगी तभी तो स्वीकार किया है। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी बातचीत करने के लिए। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया, ओवैसी ने जिस तरह से भड़काऊ बयान अभी हाल ही में दिया, उसे लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम युवाओं से ये कहा था कि मस्जिदों को हमेशा आबाद रखना चाहिए, और इस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने हाल ही में मुस्लिम युवकों से जिस तरह से अपील ओवैसी ने की कि उन्हें मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए, उनके खिलाफ साजिशें चल रही है, ओवैसी कहते हुए नजर आए। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि ये ओवैसी का डर दिखाता है, भगवान करे कि उनका डर बरकरार ही रहे। और चलिए हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां निगम मंडल से सधेगा क्या गणित। जिस तरह से बात करें, मध्य प्रदेश में निगम मंडल में नियुक्तियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पद सौंपे जाएंगे। निगम मंडल में नियुक्तियों के सहारे भाजपा क्षेत्रीय समीकरण साधने की जुगत में भी है। ये भी जानकारी मिल रही कि छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम जिले के विधायकों को निगम मंडल में जगह मिल सकती है। मंत्री पद नहीं पाने वाले सीनियर विधायकों को भी एडजस्ट करने की कवायद है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं पाने वाले दावेदारों को भी निगम मंडल में नियुक्ति मिल सकती है।
तो मध्य प्रदेश में निगम मंडल में नियुक्तियों की तैयारियां अब जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव पासी है, नजदीक है। ऐसे में इसे देखते हुए पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। अलग अलग कवायद हैं, यानी क्षेत्रीय समीकरण को पूरी तरह से साधने की कोशिश भी इसके माध्यम से होनी है। छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम जिले के वो तमाम विधायक जो निगम मंडल में जिन्हें जगह मिल सकती है, मंत्री पद जिन्होंने नहीं पाया, कहीं ना कहीं एक टीस थी, एक कसक थी, वो रह गई थी, तो क्या विधायकों को इसमें एडजस्ट करने की कोशिश इसके माध्यम से की जाएगी। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, अब ये समझना चाहेंगे कि नियुक्तियां तो होनी है, लेकिन किस तरह से होनी है? क्षेत्रीय समीकरण को साधना जरूरी है। वो नाराजगी भी हमने देखी थी, वो कसक भी देखी थी कई विधायकों की, और कुछ ऐसे दावेदार भी थे जो चाह रहे थे लेकिन उनको मनचाहा नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो तमाम बातें आपने कही हैं, यही बड़े समीकरण होंगे निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर। और क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए एडजस्टमेंट समय पर जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार आने के बाद में जो है आपको बेहतर तरीके से पदों के संदर्भ में या फिर निगम मंडलों में जो है स्थान दिया जाएगा। अब ऐसे में कई सारे जो विधानसभा चुनाव के दावेदार थे उस समय उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन वो ज्यादा लंबा इंतजार अब शायद नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोकसभा चुनाव के बाद कोई बड़ा चुनाव नहीं है। तो ऐसे में पार्टी को सैबोटेज हो सकता है, इसलिए पार्टी इसे एक जरूरत भी समझती है। तो उन तमाम लोगों को जो अपना एक प्रभाव रखते हैं लेकिन फिलहाल ना उन्हें विधानसभा में टिकट मिला ना ही कोई पद, ऐसे लोग जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फहरिस्त में सबसे आगे हैं। इनके अलावा कई सारे ऐसे विधायक भी हैं जो उन जिलों से आते हैं जिन जिलों को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। खासतौर पे हम देखें जहाँ पे बहुत बड़े जिले हैं और सभी सीटें भाजपा जीती है, चाहे छतरपुर की बात करें, नर्मदापुरम की बात करें या फिर बैतूल की बात करें, इन तीनों जिलों में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। और साथ में बड़ी बात यह है कि यहाँ से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। तो यही कारण है कि इन तमाम लोगों को भी इसमें एडजस्ट किया जा सकता है, इनको क्षेत्रवार जो है कहीं ना कहीं लिया जा सकता है। जी बिल्कुल अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे क्या छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जिस तरह से बीजेपी खेलने जा रही है, यानी 60 और 40% का आंकड़ा, 60 वो जो पहली बार जीते हैं और 40 जो कई बार जीत चुके हैं, क्या वो तर्ज अपनाएगी या कुछ और करने की कोशिश करेगी, या कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर समीकरण बिगड़ सकता है उसे एडजस्ट करेगी? देखिए, इसमें बहुत शक की बात नहीं है कि फार्मूला छत्तीसगढ़ की क्योंकि हमने सारी चीजें वही रहा जो छत्तीसगढ़ में और उसके बाद मध्य प्रदेश में अप्लाई किया गया। तो संभावना 60-40 की जिस फार्मूले की बात हो रही है वो मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं अप्लाई हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जी तो अनुराग, ये भी समझना चाहेंगे कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर चुनौतियां काफी ज्यादा रहने वाली हैं, और किस तरह से उनको मनाने की भी कोशिश होगी, और किस तरह से जब वो उनको पद दे दिया जाए तो वो खुश हो जाएंगे और उसके बाद चुनाव की तैयारियां आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनके संदर्भ में अगर हम बात करें, निमाड़ में कई सारे नाम हैं जिनको ये उम्मीदें हैं। कई सारे तो ऐसे बड़े नाम हैं, हालांकि अब वो दिखना होगा कि उनको पार्टी कुछ देती है या नहीं, क्योंकि उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा था। संजय पाठक, हेमंत खंडेलवाल जैसे बड़े बड़े नाम हैं। कई सारे बड़े नेताओं के काफी करीबी संदर्भ हैं, जैसे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के करीबी अरविंद पटेरिया है, या फिर ललिता यादव जो महिला नेत्री है, पूर्व मंत्री है। कई सारे ऐसे बड़े पूर्व मंत्री हैं जिनको जगह नहीं मिली। तो एडजस्टमेंट के बहुत सारे, लेकिन वही बात है, एक अनार 100 बीमार जैसी। आप कितने सारे लोगों को मोबिलाइज कर पाएंगे, कितने सारे लोगों को पद दे पाएंगे? निश्चित रूप से केंद्र कोई फार्मूला जरूर इसके लिए तय करेगा और उसी तर्ज पे जो है ये सारी नियुक्तियां होने वाली हैं। जी तो बिल्कुल उस तरह से नियुक्तियां होंगी, देखना होगा, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा को ध्यान में रखकर पद देने की तैयारी है, दावेदारों को भी निगम मंडल में नियुक्ति मिल सकती है। तो मंत्री पद जिन्होंने नहीं पाया था, सीनियर विधायक, उन्हें भी एडजस्ट करने की पूरी तरह से कवायद देखेगी और देखना होगा। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जिसे टिकट नहीं मिली थी, वो ऐसे प्रत्याशी या वो दावेदार निगम मंडल में किस तरह से नियुक्ति मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश में निगम मंडल में नियुक्तियों की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पद सौंपे जाएंगे, जिम्मेदारियां उनकी
तय होंगी। निगम मंडल में नियुक्तियों के सहारे क्षेत्रीय समीकरण साधने की पूरी तरह से कोशिश बीजेपी इसमें करने जा रही है। तो छतरपुर, बैतूल, वो तमाम ऐसे क्षेत्र हैं। नर्मदापुरम जिले की अगर बात की जाए तो विधायकों को निगम मंडल में जगह मिल सकती है। और मंत्री पद जिन्हें नहीं मिला, कई सीनियर ऐसे हैं, कई दिग्गज ऐसे हैं जिनकी टीस कहीं ना कहीं रह गई थी, कसक कहीं ना कहीं रह गई थी, उसे क्या एडजस्ट किया जाएगा, इसकी भी कवायद फिलहाल तेज दिख रही है। तो क्या पहली बार जो जीते हुए विधायक उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी या फिर जो अधिक बार जीत चुके हैं उन विधायकों को मौका मिलेगा? ये फिलहाल पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन निगम मंडल से गणित पूरी तरह से साधने की कोशिश बीजेपी करने जा रही है। तो क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश करेगी बीजेपी। अब देखना होगा किस तरह से इसे ठीक किया जाता है। मैंडेट कहां पे चुनौतियां हैं, फिलहाल देखना होगा। अलग अलग क्षेत्रों को पूरी तरह से रणनीति तैयार होगी, खाका तैयार होगा और इसके बाद बीजेपी पूरी तरह से निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा और बैठक करने जा रही है। और चलिए मध्य प्रदेश के बाद रुक करते हैं एक्शन में छत्तीसगढ़ भाजपा ने। छत्तीसगढ़ में भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में एक तरफ जुट गई है। तो राजधानी रायपुर के जैनम भवन में लोकसभा योजना को लेकर अहम बैठक चल रही है। इसमें सीएम विष्णुदेव साई के साथ साथ राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ साथ सह प्रभारी नितिन नवीन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन भी चल रहा है। बैठक में गांव चलो अभियान और लखपति दीदी योजना की रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही वोट शेयर बढ़ाने के लिए नेताओं को टास्क भी दिए जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी खास तौर से बैठक आयोजित हुई, यानी मोदी का एक तरफ जोश दिखाई दे रहा है, यानी मोदी की गारंटी पर काम करना शुरू हो चुका है। जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड जनाधार मिला बीजेपी को, इसके बाद भाजपा लोकसभा चुनावों में भी अपना परचम लहराने की पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है, तैयारियां कर रही है। तो जैनम भवन में भाजपा की अहम बैठक चल रही है। सीएम मौजूद हैं, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश मौजूद हैं, भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जो कल से यहां पर आए हुए हैं वो भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्वप्निल गौरखेड़े, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी, क्योंकि बैठक तो चल रही है, शुरू हो चुकी है, अब कब तक ये बैठक चलेगी? दूसरी तरफ कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिस पर चर्चा? तो स्वप्निल की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही तकनीकी कारणों की वजह से। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन बीजेपी की इस बैठक में चल रहा है। प्रदेश कार्यकारिणी मोदी की गारंटी पर मंथन और तमाम दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। और एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में होने वाली, उसे लेकर भी प्रदेश स्तर पर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की सहभागिता राज्य सरकार निभाने जा रही है, उसके तरीकों को लेकर भी मंथन और चिंतन चल रहा है। तो कैसी योजना बनाई जाएगी उस पर अहम चर्चा। पूरे देश में एक तरफ उत्सव का माहौल बनेगा 22 तारीख को, उसे लेकर भी ये चर्चा काफी अहम मानी जा रही है। तो जैवन भवन में बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो वोट शेयर बढ़ाने के लिए नेताओं को कई तरह के टास्क भी दिए जाएंगे, कई तरह के दिशा निर्देश भी उन्हें दिए जाएंगे। तो मंत्रिमंडल बनने के बाद, विभाग बंटवारे के बाद इसे कह सकते हैं कि संगठनात्मक रूप से ये पहली बैठक बीजेपी की है। हालांकि एजेंडा पूरी तरह से साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव, तो कुछ ही महीनों में आपको बता दें लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद आचार संहिता भी लगेगी। इसके पहले पूरी तरह से रणनीति तैयार कर रही है बीजेपी। कोशिश यही है कि 11 में से 11 सीटें लोकसभा चुनाव की जीती जाएं। बीजेपी पूरी तरह से फोकस्ड है। प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित है।
तो बता दें पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, जोश भी एक तरफ है। मोदी की गारंटी जिस तरह से है उस पर भी चर्चा खास तौर से हो रही है। तो अहम बैठक हो रही है। इस बैठक का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। तो तमाम दिग्गज मौजूद हैं और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू भी हो चुकी हैं। और भाजपा एक तरफ संकल्प भी ले रही है कि 11 लोकसभा सीटों पर पार्टी की विजय होनी चाहिए। ये सिद्धांत और इसको लेकर रणनीति और इस पर मंथन और चिंतन चल रहा है। विधायक इस बैठक में मौजूद हैं और प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में खासतौर से बैठक अहम मानी जा रही है। दूसरी तरफ बात करें तो वोट शेयर बढ़ाने के लिए नेताओं को अलग अलग टास्क भी दिए जाएंगे। लखपति दीदी एक योजना बीजेपी की, उस पर बातचीत चल रही है। गांव चलो अभियान को लेकर पूरी तरह से फोकस बीजेपी का दिख रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियां अब तय की जाएंगी और वो टास्क भी दिए जाएंगे कि अब आगे किस तरह से काम करना है। तो कई तरह के दिशा निर्देश भी तमाम कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे, मंत्रियों को दिए जाएंगे, विधायकों को दिए जाएंगे। महामंत्री जो इस बैठक में मौजूद हैं उन्हें भी तमाम तरह के टास्क दिए जाएंगे जिसे फुलफिल करना अनिवार्य होगा। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर रणनीति पर मंथन चल रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्वप्निल, क्या जानकारी अब तक का, क्या अपडेट सामने आए हैं इस बैठक का? तो एक बार फिर से तकनीकी कारणों की वजह से आवाज़ स्वप्निल की हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। स्वप्निल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बता दें आपको लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पूरी तरह से मंथन और चिंतन चल रहा है। एजेंडा पूरी तरह से कह सकते हैं स्पष्ट है, साफ है। तो वोट शेयर बढ़ाने के लिए नेताओं को कई तरह के टास्क दिए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को मजबूती से मैदानी स्तर पर अब जुटना होगा, जूझना होगा। कई तरह के दिशा निर्देश इस बैठक के जरिए कयास है कि दिए जाएंगे। तो बड़ी रणनीति एक तरह से तैयार हो रही है। कैसे प्रत्याशियों का चयन होगा, परफॉर्मेंस हर तरीके का देखा जाएगा। चुनौती भरा एक तरह से टास्क भी हो सकता है। हालांकि कार्यकर्ताओं को किस तरह से बूस्ट करना है, किस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह की रणनीति तैयार करनी है और आने वाले समय में टिकट वितरण किस तरह से होगा, उसे भी साफ तौर पे ध्यान में रखा जाएगा। इन बारीकियों पर नजर पूरी तरह से बीजेपी की और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव की रणनीति अब पूरी तरह से तैयार हो रही है और इस लिहाज से भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो प्रदेश पदाधिकारी, मंत्री, विधायकों की अहम बैठक जैनम भवन में शुरू हो चुकी है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। देखिए इसमें तमाम वो दिग्गज भी मौजूद हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे महामंत्री हो बीजेपी के। और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में ये बैठक, सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद हैं और ये अहम बैठक भी मानी जा रही है। अब देखना होगा इसके बाद क्या अहम टास्क जो है वो दिए जाते हैं नेताओं को, किस तरह से आगे उन्हें बढ़ना है। तो बता दें लोकसभा चुनाव की 11 में से 11 सीटें उनके पास में रहे, उनके पाले में रहे बीजेपी की। और यही वजह है कि पूरी तरह से मैंडेट जैसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का दिखा, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी पूरी तरह से मैंडेट हासिल करने की कोशिश एक बार फिर से बीजेपी करने जा रही है और यही वजह है कि इलेक्शन मोड में दिख रही है। हालांकि कई बार दिग्गज ये कहते भी रहे हैं बीजेपी के कि हम तो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं और इलेक्शन मोड की तैयारी एक बार फिर से यहाँ पर दिख रही है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।